सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की करेंगे। अरब सागर में उठे इस तूफान के गुजरात के समुद्र तट से टकराने में एक दिन बाकी है, लेकिन इसके टकराने से पहले ही तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लगातार गंभीर होते हालात को देखते हुए गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 45,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेज दिया है। साथ ही इन जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। कहीं समुद्र की लहरों को रोकने के लिए लगाए जा रहे सैंडबैग, कहीं खाली कराए जा रहे हैं गांव और कस्बे। कहीं लोगों तक पहुंचाया जा रहा है राशन और तैयार किए जा रहे हैं फूड पैकेट। तो कहीं तूफान से लोहा लेने के लिए मोर्चे पर तैयार हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। ये सारी तैयारी, ये सारा बंदोबस्त युद्ध स्तर पर हो रहा है, क्योंकि अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अनुमान है कि 15 जून की शाम तक ये तूफान कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, लेकिन इसके लैंडफॉल से पहले ही समंदर की लहरों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची ये लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। हवाओं की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं कहीं पर तूफान के असर से जोरदार बारिश भी शुरू हो चुकी है। चक्रवात बिपरजॉय का असर जो है वो अब कच्छ के मांडवी में भी दिखने लगा है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं मांडवी पोर्ट पर और खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं समुद्र के अंदर ऊंची लहरें उठ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र के अंदर फिलहाल काफी ऊंची लहरें उठ रही है। यहाँ पे लगातार जो मांडवी का इलाका है उसके लोलाइन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि कच्छ के अंदर की बात की जाए तो कच्छ से भी 4,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पे दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया है। करीब 10,000 जितने लोग होंगे वो प्रभावित रहेंगे। और जहाँ पे साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है वो जखाव का इलाका है और जखाव के इलाके में 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ खाली करवा दिया गया है, ताकि कम से कम जान और माल का नुकसान हो। मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन बिपरजॉय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसकी चाल को भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ये तूफान गुजरात के 7 जिलों कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, राजकोट और जूनागढ़ में ज्यादा तबाही मचा सकता है। इसलिए इन जिलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक 45,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है और जो लोग रह गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द सरकारी एजेंसियों की मदद से शेल्टर होम भेजा जा रहा है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है मांडवी के सलाया में और सलाया में आप देख सकते हैं लोगों ने अपना सामान जो है वो अब पैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे 15 के बाद जब साइक्लोन टकराएगा तो समुद्र का पानी समुद्र से ठीक 50 मीटर की दूरी पर ये पूरा इलाका आया हुआ है। समुद्र का पानी जो है वो यहाँ पे आने की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा जताई जा रही है। वैसे में अब जो घर है वो धीरे धीरे यहाँ पे खाली करवाए जा रहे हैं। ये सारे फिशरमैन हैं जो यहाँ पे मछुआरी करके अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन अब उनको भी डर लगने लगा है, उनको भी डर सता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि साइक्लोन जो है वो सबसे ज्यादा इसी इलाके को प्रभावित करेगा। कंट्रोल रूम बनाया जा चुका है, जहां से तूफान प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग हो रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं।
वहीं केंद्र की ओर से भेजे गए मंत्री भी ग्राउंड पर जाकर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य चलाने वाली तमाम सरकारी एजेंसियों के अधिकारी भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पे समुद्र किनारे पर पहुंची हुई है। दरअसल जो लगातार यहाँ का मांडवी का लो लाइन इलाका है, वहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो लोगों को यहाँ से हटा रही है। एनडीआरएफ के कमांडेंट हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या खास तैयारी की है? अब तक कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है? खास तैयारी हमारी हमेशा से चलती रहती है और इस साइक्लोन के लिए भी हमने स्पेशल अपनी टीम गठित की गई है और इवैक्यूएशन लगभग हजारों लोगों का यहाँ से हो चुका है लो लाइन एरिया से। सर, आप लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या सुझाव देते हैं? लोगों को ये सुझाव देते हैं कि जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या जो आपके चुने हुए लोग हैं, जिला पंचायत के प्रधान, जो भी आपको बता रहे हैं उनको पालन कीजिए। घर से बिल्कुल मत निकलिए। जो कच्चे मकान है वो छोड़ दीजिए। एक तरफ सरकार जहां तूफान से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ संस्थाएं भी इस इमरजेंसी की घड़ी में लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। ये संस्थाएं खाने के पैकेट्स तैयार कर लोगों तक पहुंचा रही हैं। जब देश पर संकट आते हैं और सरकार इस तरफ से जब आदेश आते हैं लोगों की सेवा करने के, तब स्वामीनाथ संप्रदाय पहले आते हैं और देश की सेवा करते हैं। अभी ये बिपरजोय जो साइक्लोन आ रहा है उसकी असर हुई है देश में और जरूरत पड़ी तो क्षतिग्रस्त लोगों के लिए ये फूड पैकेट तैयार किया है। गुजरात समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइक्लोन बिपरजॉय का असर देखने को मिल सकता है, लिहाजा इन राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। इनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। यहाँ मुंबई के तटवर्ती इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र की लहरें भी लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। समंदर किनारे खास चौकसी प्रशासन की तरफ से बढ़ती जा रही है ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। जितने भी बीचेज एरिया है या जितने भी समुद्र से सटे हुए इलाके हैं वहां पर एक अलर्ट जारी किया है। जितने भी मछुआरे हैं उनको समुद्र के अंदर जाने से मना किया गया है। वहीं जितने भी लोग ऐसी जगहों पर रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं, उनकी दुकानें हैं, उनको कहा गया है कि समुद्र से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। जितने भी बीचेज एरिया है वहां पर मुंबई पुलिस को तैनात किया गया है। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत उस पर रिएक्ट किया जा सके, उसके लिए मुंबई पुलिस तैनात है बीचेज एरिया में। साथ ही साथ लाइफ गार्ड्स की बड़ी बड़ी टीमें जो है वो बीचेस के आसपास तैनात की गई हैं। साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने की तैयारी जो चल रही है उस पर दिल्ली से भी नजर रखी जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर हालात की जानकारी ले रहे हैं और राहत कार्यों को सुचारू तौर पर चलाने के लिए जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं ताकि साइक्लोन के असर से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। कच्छ से गोपी घांगर और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइक्लोन से निपटने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए एनडीआरएफ ने अपना कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम में हमारे सहयोगी जितिन बहादुर सिंह ने भी जायजा लिया, जहां एनडीआरएफ के डीआईजी से उन्होंने बातचीत की। एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। 24x7 जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी, जो कि लगातार यहां से देखते हैं और ऑपरेशंस को पूरी तरीके से नजर इनकी तरफ से रखा जा रहा है। सर, ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ जो टीमें तैनात की गई हैं, आप लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हो और कितनी टीमें अलग अलग जगहों पर लगाई गई? देखिए, इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं और इसके अलावा ड्यू स्टेट में एक टीम तैनात की गई है। जो अभी हमारा मेन कार्रवाई चल रही है वो इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। और इसके अलावा जो एक फोकस एरिया हमारा रहेगा लैंडफॉल होने के बाद की कार्रवाई, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो नॉर्मलसी है उसको रिस्टोर किया जाए फ़ौरन, और अगर कहीं पर इनंडेशन होता है, फ्लडिंग होती है तो कार्रवाई की जाए वहाँ पर।
एवोकेशन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर एनडीआरएफ तैनात रहेगी। सर, यहाँ पर जो आपने टीमें तैनात की है मैप के जरिए, आप एक बार आज तक के दर्शकों को बताइए कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इस साइक्लोन का है किस एरिया में होगा, लैंडफॉल होने के बाद किस तरीके से आप लोगों की आगे गतिविधियां होंगी, रेस्क्यू रिलीफ का किस तरीके से कदम आप बढ़ाएंगे? तो इसमें कच्छ में 4 टीमें, 2 टीमें आपकी इन रूट हैं, राजकोट में 1 टीम, इस तरीके से किस तरीके का प्लान आपने तैयार किया? देखिए, इसमें जो साइक्लोन का जो पाथ है उसके मद्देनज़र कच्छ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है और उसके बाद द्वारका देवभूमि है। तो इसलिए मैक्सिमम टीमें जो है हमने वहाँ पर तैनात की हैं। ऑफिसर्स भी ग्राउंड पर सुपरवाइज कर रहे हैं। कमांडेंट 6 बटालियन एनडीआरएफ खुद वहाँ मौजूद हैं। सर, ये आपने जो कंट्रोल रूम में मैप लगाया हुआ है, इसमें मौसम विभाग से जो आपको सूचनाएं मिल रही हैं, जो हवा है वो कितनी स्पीड में चलेगी और जब लैंडफॉल होगा तो उसका इफेक्ट किस तरीके से होगा? क्या वहाँ पर भारी बारिश या फिर और किसी तरीके की दिक्कत? जी बिल्कुल, जब साइक्लोन जो है वो जब सी में रहता है, समुंदर में, तो गति जितने देर तक रहता है गति में तेज़ी आती है और लैंडफॉल होने के बाद गति में कमी आएगी क्योंकि मॉइस्चर की कमी होती है। लैंडफॉल के टाइम में जो इसकी गति बताई जा रही है वो तकरीबन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की और गस्टिंग स्पीड 150। तो ये काफ़ी स्पीड है, इसलिए इंश्योर करने के लिए कि कोई भी क्षति ना हो, सभी लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो अपने घर में लैंडफॉल के समय अपने घर में मौजूद रहें। कंट्रोल रूम जो एनडीआरएफ का बनाया गया है उसको लगातार गृह मंत्रालय भी मॉनिटर कर रहा है, प्रधानमंत्री भी इसको तमाम चीजें देख रहे हैं और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई है उस बैठक में ये तय किया गया है कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था की जाए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का नुकसान न हो, इसलिए इस कंट्रोल रूम के जरिए पूरी निगरानी 24 घंटे की जा रही है। कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। गुजरात के 7 जिले ऐसे हैं जहां ये तूफान सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। ऐसा ही एक जिला है जिसके शेल्टर होम में पहुंचे मेरे सहयोगी ब्रजेश जोशी, जिन्होंने इस शेल्टर होम में रह रहे लोगों के लिए किस तरह के इंतजाम सरकार की ओर से वहां किए गए हैं उसका जायजा लिया। गुजरात सरकार ने जो है वो आश्रय स्थान बनाए हैं, जो शेल्टर होम से वहां पे हम पहुंचे, देखते हैं वहां पे कैसी सुविधा की गई है और किस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो है द्वारका के पास वरवाला का शेल्टर हाउस है जहाँ पे लोग यहाँ पे आश्रय ले रहे हैं। उनको अपने जो निचले इलाके वाले जो गाँव थे, 2 गाँवों से तकरीबन 400 लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया है, उनको यहाँ पे आश्रय दिया गया है। अपने बच्चों के साथ लोग जो हैं अपना घर छोड़ के यहाँ पे पहुंचे और वे यहाँ रह रहे हैं। तकरीबन 400 लोगों को रखा गया है। इनकी सुविधा की बात करें तो यहाँ पे 4 रूम है जिसके अंदर इन लोगों को रखा गया है। सभी लोग यहाँ पे हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं भी जो है यहाँ पे की जा रही है। उनके रहने के अलावा उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी जो है वो की गई। अपने बच्चों के साथ लोग यहाँ पे आए हैं। अपना घर छोड़ना सबके लिए मुश्किल बात होती है, पर ये चक्रवाती तूफान का जो खतरा है वो खतरा देखते हुए सभी लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर जो है वो ले जाया गया है। ये जो है पूरा मेडिकल रूम है जहाँ पे दवाइयाँ भी रखी गई हैं और लोग यहाँ पे जो है दवाइयाँ उनको मिल पाए, उस तरीके की पूरी जो सुविधा है वो की गई है ताकि इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है तो तब वहाँ पे जो है लोग मिल पाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ ही ये किचन है जहाँ पे उनके लिए खाना बन रहा है। पुलिसकर्मी भी यहाँ पे रहते हैं, साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है वो भी पूरी तरह से तैनात है ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। जो लोग अपने गांव से यहाँ आए हैं उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ऐसी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सरकार ने ऐसे हर जगहों पे तकरीबन जो है 400 से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाए हैं जिसमें 5000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं और पूरी व्यवस्था की गई है। जब तक चक्रवाती तूफान गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराता है या फिर वहां से गुजर नहीं जाता, तब तक इन लोगों के लिए सारी व्यवस्था यहीं पे मुहैया कराई जाएगी। साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने के लिए चलाए गए इस अभियान में हमारी सेना और अर्धसैनिक बल भी पीछे नहीं है। कच्छ के तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को बीएसएफ ने अपनी बीओपी में पनाह दी है, जहां गांव वालों के लिए खाने और मेडिकल का पूरा इंतजाम सीमा सुरक्षा बल ने किया है। बीएसएफ की इस पहल से गांव के लोग बेहद खुश हैं और वो अब खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अंदर सेंट्रल फोर्सेस है वो कहीं न कहीं कच्छ के तटीय इलाकों के अंदर जो निचले इलाके हैं जहां पर साइक्लोन टकराने की संभावना है, वहां के गांव वालों के लिए एक उम्मीद की किरण बने हैं। हमारे साथ इस वक्त बीएसएफ के इंस्पेक्टर हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से आपने यहाँ पर
जो भी लोगों को आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अपने बैरक में जगह दी है। सर, जैसा कि ये चक्रवाती तूफान की वार्निंग काफी दिनों से चल रही थी, तो हमने अपने यहाँ की पूरी तैयारी कर ली थी। साथ में मेरे जो नजदीक में गांव है, मैंने गांव के जो प्रधान है, सरपंच हैं और गांव में भी जितने लोग हैं सभी को बताया था कि तूफान आ रहा है, तो मेरे कैंप के दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से खुले हैं। कल से जिस तरह से तेज हवाएं चली हैं, तो कल से ही गाँव वालों का आना लगा कि सर हमें मदद की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग आए और आज सुबह बारिश के दौरान ही मेरे यहाँ पे 75 से 80 लोग गाँव के यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जिसमें लेडीज भी हैं, छोटे बच्चे भी, बुजुर्ग भी, फौजी है। देश की सुरक्षा तो हमारा पहला टास्क है ही है, लेकिन इस आपात स्थिति में हम आम जवान के साथ, आम लोगों के साथ भी पूरी तरह से मुस्तैद तैयार खड़े और उनकी मदद के लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। तो बीएसएफ के दरवाजे हैं वो हमेशा ऐसे आपातकालीन परिस्थितियों में खुले हैं। हमने पिछले कई दशकों में भी देखा है कि कैसी भी आपातकालीन स्थिति हो, लेकिन बीएसएफ हमेशा आसपास के बॉर्डर के ग्रामीणों के लिए एक उम्मीद की किरण बन के सामने आते हैं। कौशिक कंटेचा, कच्छ। चलिए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां गोंदिया जिले के 18 आदिवासी छात्र जेईई मेंस पास कर आईआईटी में पढ़ने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। ये सब संभव हो पाया है राज्य सरकार के प्रोजेक्ट शिखर की बदौलत, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग शिविर आयोजित किए जाते हैं और ये छात्र भी इसी कोचिंग में ज्ञान अर्जित कर अपना भविष्य लिखने निकल चुके हैं। इन छात्रों की कड़ी मेहनत, लगन और शिक्षकों का सही मार्गदर्शन, ये 3 चीजें जिनकी बदौलत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाले ये आदिवासी छात्र आज जेईई मेंस पास करके आईआईटी में पढ़ने के एक कदम और करीब हो गए हैं। तस्वीरें नक्सल प्रभावित महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की हैं, जहां इन बच्चों ने लाल आतंक के साए से दूर कलम से अपनी किस्मत लिखने का फैसला किया और इस काम में स्कूल के शिक्षकों ने भी इन बच्चों का भरपूर सहयोग किया। हमने स्टूडेंट को हर तरीके से ट्रेन किया था। इसके लिए जो स्कूल का टाइम टेबल होता है, उसके अलावा यानी सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे, ऐसे 4 घंटों का हमने एक अलग से नियोजन किया था, जो खास जेईई एडवांस और नीट एग्जाम के लिए। और साथ ही में रिमेडियल क्लास और सुपरवाइज स्टडीज का भी नियोजन किया था, जिसमें बच्चों की जो भी डाउट्स होते हैं वो डाउट्स हमने क्लियर करते हैं। इन छात्रों के लिए यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। कई तरह की चुनौतियां इनके सामने थी, मगर राज्य सरकार की एक कोशिश ने इन बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला फैला दिया। इस कोशिश का नाम है प्रोजेक्ट शिखर, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, जिसके तहत आदिवासी इलाकों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कैंप्स लगाए गए। इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं से पहले 45 दिन की कोचिंग इन बच्चों को दी गई। हमारे लिए सर ने, राचेलवार सर ने, जो हमारे प्रकल्प अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे लिए मिशन शिखर लगाया। वहाँ पे हमारे जेईई, सीईटी और नीट के क्लासेस हुए सर, और उससे हमें बहुत लाभ हुआ कि हमें उसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, हमने बहुत सवाल किए, उसको जेईई में पास हुए। और सर ने तो हमको पढ़ाया, जो शिक्षक लोग थे उन्होंने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया सर। जेईई में परीक्षा में पास हुई हूँ और मेरा ये पूरा श्रेय मैं अपने प्रोजेक्ट ऑफिसर श्रीमान विकास राचेलवार सर और मेरे स्कूल के प्राचार्य श्रीमान बुंतावार सर को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत परिश्रम किए और अगर वो नहीं होते तो पता नहीं हम ये एग्जाम सच में दे पाते और क्वालिफाई हो पाते या नहीं। प्रोजेक्ट ऑफिसर विकास राचेलवार ने बताया कि उन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को चुना, जो कि पूर्वी विदर्भ के सबसे दूर दराज के गांव से हैं, जिनमें कई नक्सल प्रभावित हैं। इस कामयाबी के बाद विकास राचेलवार की कोशिश यही है कि अगले साल छात्रों की ये संख्या और बढ़ाई जाए। 18 बच्चे जिनको जेईई एडवांस के लिए, जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए थे, अब ये सभी बच्चों को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या गवर्नमेंट फंडेड अच्छी इंस्टीट्यूट मिलेंगी, जहाँ पे वो अपनी बाकी की आगे की पढ़ाई कर सकें। इसमें हमारे जो शिक्षक लोग थे, मराठी सर थे, बंसोड़ सर थे, प्राचार्य बुंतावार सर थे, जिन्होंने हर बात का फॉलोअप लिया। हमारे कार्यालय ने हर बात का फॉलोअप लिया। इन बच्चों की कामयाबी की चर्चा इन दिनों पूरे इलाके में हो रही है और अब ये दूसरे बच्चों को भी शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं।
ये सब हो पाया है सही प्लानिंग और शानदार टीम की बदौलत, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में रहने वाले दूसरे बच्चों के सपनों को भी पंख लग गए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया से वेंकटेश दुडम्मार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात इस साल 7 मई को हुए नीट यूजी परीक्षा की कर लेते हैं। इस एग्जाम के नतीजे आ चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित कर चुकी है और इस परीक्षा में तमिलनाडु के प्रभंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती ने 99.99% के साथ पहला स्थान हासिल किया। करीब 20 लाख में से कुल 11,45,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है और पास के सभी उम्मीदवारों के मन में एक ही सवाल है कि इस बार कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। इसकी वजह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए वसूली जाने वाली मोटी फीस है। प्राइवेट संस्थानों की तुलना में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की फीस कई गुना कम होती है और इसीलिए पास हुए हर छात्र को अब काउंसलिंग का इंतजार है ताकि अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना पूरा हो सके। और इस मौके पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नीट यूजी के 2 टॉपर्स से। राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं पार्थ खंडेलवाल और नीट यूजी की परीक्षा में देश भर में 10वीं रैंक हासिल करने के साथ साथ स्टेट टॉपर भी हैं। और इस परीक्षा में पार्थ ने 720 में से 715 अंक हासिल किए हैं। पार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पार्थ, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब रिजल्ट आने वाला था तो उससे पहले क्या लग रहा था आपको, मन में क्या चल रहा था, उम्मीदें किस तरह की थी कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, और अब परिणाम को लेकर घबराहट थी क्या कुछ? जब नीट का रिजल्ट मतलब आने वाला था तब तक तो स्कोर कार्ड वगैरह का सब कैलकुलेट कर लिया था, तो कॉन्फिडेंस था कि अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो नीट का रिजल्ट आया तो हाँ अच्छा लगा काफी। 9th में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ये वाली फील्ड परस्यू करनी है, तो इसलिए मतलब मेरा ही डिसीजन था ये। अगर मेरी नीट पीजी में रैंक अच्छी आ गई तो डेफिनेटली मैं कार्डियो या फिर न्यूरो में जाऊंगा, वरना मेरा डर्मेटोलॉजी में भी काफी इंटरेस्ट है। चलिए पार्थ, देश अच्छे अच्छे डॉक्टर्स उम्मीद कर रहा है। शुक्रिया। हमारे साथ शुभम भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। शुभम बंसल, शुभम उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। शुभम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ऑल इंडिया रैंकिंग में 16वां स्थान आपका आया है। नीट यूजी की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में आपने पहला स्थान हासिल किया है। 720 में से 715 अंक आपको मिले हैं और सिर्फ इंजीनियरिंग करने के इच्छुक आप शुभम, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है, कोविड काल के दौरान ही आपने अपना मन बदला, फिर आपको लगा कि आप एमबीबीएस की एंट्रेंस देंगे, मेडिकल में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो बधाई। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रेशर खत्म हो गया होगा क्योंकि आपने बाजी मार ली है। ये बताइए कि एग्जाम की तैयारी करते वक्त कितना ज्यादा प्रेशर था और उसको कैसे डील किया आपने? प्रेशर से ऐसे निपटना है कि जब भी आपको लगे ना कि आप नहीं पढ़ सकते, जैसा बहुत बार होता है कि आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए और फिर आपको होता है कि आप किताब की शक्ल भी नहीं देख पाओगे, तो फिर क्या करो, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो और उसमें कुछ ऐसा करो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। जैसे कि मैं कई बार मेरे घर के जस्ट सामने एक स्टेडियम है तो मैं उसमें राउंड लगा के आ जाता था, या कोई हॉबी है तो उसको, जैसे कि मैं बास्केटबॉल खेलने जाता था। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कुछ उसमें उस फ्री टाइम में अपना ऐसा मत करो कि जो स्क्रीन पे ही हो, जैसे कि फोन उठा के इंस्टाग्राम मत स्क्रॉल करने लग जाओ, क्योंकि उससे आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।